नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने आधार के संबंध में निजता की सुरक्षा और एक ही व्यक्ति को डुप्लीकेट आधार कार्ड जारी करने पर आपत्ति प्रकट की। भारत का कृषि निर्यात वर्ष 2021-22 के दौरान 50 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सेमीकंडक्टर मिशन का संचालन और मार्गदर्शन करने के लिए 17 सदस्यीय समिति का गठन किया। आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौत को कम करने के लिए किए गए उपायों के बारे में लोकसभा में जानकारी दी गई। नेशनल मेडिकल कमीशन ने लाइसेंस परीक्षा के बाद डॉक्टर्स के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए। केवल भारतीय संस्थाएं ही मैपिंग और स्थलीय सर्वेक्षण कर सकती हैं। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने आधार के संबंध में निजता की सुरक्षा और एक ही व्यक्ति को डुप्लीकेट आधार कार्ड जारी करने पर आपत्ति जताई है। कैग ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के कामकाज और परफॉर्मेंस के बारे में पहली बार एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार की है। इसी रिपोर्ट में आधार नंबर के बारे में ये टिप्पणियां की गई हैं। वर्ष 2010 से आधार कार्ड बनाने का कार्य शुरू हुआ था। ये दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आधारित पहचान प्रणालियों में से एक है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी UIDAI है। आधार कानून 2016 के पास होने के बाद UIDAI को एक कानूनी संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। आधार कानून 2016 का पूरा नाम आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 है। और आइए बात करते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की। आधार के संबंध में कई चिंताएं हैं, जैसे कि निवास स्थिति की पुष्टि के लिए UIDAI द्वारा कोई भी विशेष प्रूफ डॉक्यूमेंट या प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। आधार कानून के मुताबिक गैर निवासी व्यक्ति आधार के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब वे पिछले एक साल में 182 दिनों के लिए भारत में रहे हों। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक UIDAI के पास इसे सत्यापित करने का कोई तरीका उपलब्ध नहीं है। UIDAI ने अधूरी जानकारी और बेकार गुणवत्ता वाले बायोमेट्रिक के साथ आधार नंबर जारी किए हैं। ऐसे में एक ही व्यक्ति को डुप्लीकेट आधार कार्ड जारी करने के मुद्दे दोहराव को समाप्त करने की प्रक्रिया में खामियों की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा 5 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों को आधार नंबर जारी करना आधार कानून के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। इसकी भारी लागत वहन करनी पड़ी है। इसके अलावा सभी आधार कार्ड्स को व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं जोड़ा गया है। सत्यापन त्रुटियों के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाने के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। भारत में आधार कार्ड सिस्टम से जुड़ने के लिए अलग अलग संस्थाएं और ऑथेंटिकेशन सर्विस एजेंसियां आवेदन करती हैं। कैग की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आधार इकोसिस्टम में शामिल किए जाने से पहले उनकी अवसंरचना और तकनीकी सहायता दल का कोई सत्यापन नहीं किया गया है। इसके अलावा अन्य मुद्दा डेटा को भंडारित करने का भी है। इसके लिए कोई आर्काइव नीति मौजूद नहीं है, जबकि आर्काइव नीति को डेटा आदि के भंडारण और प्रबंधन के मामले में सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है। इसीलिए इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई हैं या कहिए कि सुझाव दिए गए हैं। इसके लिए कैग की रिपोर्ट में स्वघोषणा के अलावा एक उचित कार्य पद्धति अपनाने और आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन की सिफारिश की गई है। बायोमेट्रिक सेवा प्रदाताओं के सर्विस लीगल एग्रीमेंट्स के मानकों को सख्त करने की जरूरत है। बायोमेट्रिक की विशेषता को कैप्चर करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को तलाशने की जरूरत है। अनुपलब्ध डॉक्यूमेंट्स की पहचान करने और इनका मिलान करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है, ताकि किसी भी कानूनी जटिलता से बचा जा सके। इसके अलावा जिन मामलों में विफलता सामने आई है, उनका विश्लेषण करके सत्यापन मामलों की सफलता दर में सुधार किया जाना चाहिए। ऐसी संस्थाओं की सेवा लेने से पहले इनकी अवसंरचना और तकनीकी सहायता दल का पूरी तरह से सत्यापन जरूरी है। इसके अलावा आर्काइव नीति के होने से मूल्यवान डेटा स्पेस के भर जाने जैसी स्थिति नहीं आती है। अगली खबर कृषि और निर्यात से संबंधित है। भारत का कृषि निर्यात वर्ष 2021-22 के दौरान 50 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी प्रोविजनल आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात में 19.92% की वृद्धि हुई है। ये बढ़कर 50.21 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। ये वृद्धि वर्ष 2020-21 में हासिल की गई 17.66% की वृद्धि की तुलना में अधिक है। वर्ष
वर्ष 2020-21 में इस वृद्धि की वजह से 41.87 अरब डॉलर का कृषि निर्यात दर्ज किया गया था। चावल, गेहूं, चीनी और अन्य अनाज जैसी मुख्य फसलों के मामले में अब तक का सर्वाधिक निर्यात दर्ज किया गया है। समुद्री उत्पादों का भी अब तक का सर्वाधिक निर्यात दर्ज किया गया है। कृषि निर्यात के महत्व की बात करें तो कृषि निर्यात में वृद्धि से उत्पादन की लागत कम हो जाती है। ऐसा कम इनपुट लागत के बावजूद अधिक उत्पादन के चलते संभव हो पाता है। इससे कृषि उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होता है, उत्पाद की गुणवत्ता और पैकेजिंग में सुधार होता है, व्यापार से संबंधित अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की बात करें तो किसानों की आय बढ़ाने, निर्यात क्षमता का दोहन करने और भारत को कृषि क्षेत्र में अग्रणी देश बनाने के लिए कृषि निर्यात नीति की घोषणा की गई है। कुछ विशेष कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और मार्केटिंग सहायता की घोषणा की गई है। इसके तहत निर्यात के लिए माल ढुलाई के लिए सहायता दी जाती है। किसानों, किसान उत्पादक संगठनों या किसान उत्पादक कंपनियों, सहकारी समितियों के लिए एक किसान कनेक्ट पोर्टल स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से निर्यातकों से संपर्क बनाने में मदद मिलती है। विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ नियमित आधार पर संवाद किया जाता है। एपीडा, एमपीडा, टी बोर्ड आदि की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत निर्यातकों को सहायता प्रदान की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सेमीकंडक्टर मिशन का संचालन और मार्गदर्शन करने के लिए 17 सदस्यीय समिति का गठन किया। मंत्रालय ने सरकार के 76,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर मिशन का संचालन और मार्गदर्शन करने के लिए एक सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के लिए एक समर्पित संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य एक संधारणीय सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का विकास करना है। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सरकार ने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब आदि से जुड़ी कंपनियों के लिए अनेक प्रोत्साहन और समर्थन योजनाओं की घोषणा की है। इस समिति के अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री होंगे। इसके सदस्य के रूप में सरकारी अधिकारी और उद्योग तथा शिक्षा जगत के लोग शामिल होंगे। मंत्रालय के राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष और सचिव इसके कन्वीनर होंगे। इस समिति को कुछ विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देना है। इन विषयों में शामिल है एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करने और निवेश को बढ़ावा देना, वित्तीय तंत्र और वैश्विक जुड़ाव के संबंध में सुझाव देना, अनुसंधान और नवाचार तथा सेमीकंडक्टर आदि के लिए बौद्धिक संपदा के सृजन के विषय पर महत्वपूर्ण सुझाव देना। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विद्युत प्रवाह को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया एक भौतिक पदार्थ होता है। सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं, जैसे कि डिजिटलीकरण में तीव्र वृद्धि, इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग की क्षमता में तकनीकी वृद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रही वृद्धि आदि। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आने वाली कई चुनौतियां हैं, जैसे कि चिप मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया बेहद जटिल होती है। इसमें बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है। इससे संबंधित कुशल कार्यबल की भी कमी है। अगला है आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौत को कम करने के लिए किए गए उपायों के बारे में लोकसभा में जानकारी दी गई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आकाशीय बिजली गिरने के प्रभाव को कम करने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की है। आकाशीय बिजली वायुमंडल में विद्युत का त्वरित और व्यापक पैमाने पर होने वाला डिस्चार्ज है। आकाशीय बिजली की घटना के बाद कुछ विद्युत धारा की दिशा पृथ्वी की सतह की ओर हो जाती है। ये विद्युत डिस्चार्ज 10 से 12 किलोमीटर लंबवत आकार के विशाल नमी वाले बादलों में उत्पन्न होते हैं। साधारण तौर पर इन बादलों का आधार पृथ्वी की सतह से 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर और शीर्ष 12 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। और आइए अब आपको बताते हैं आकाशीय बिजली के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। दरअसल बड़े बादलों में बर्फ के क्रिस्टल ऊपर और नीचे गति करने के क्रम में आपस में टकराते हैं और टकराने की इस प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होते हैं। इस तरह से गतिशील स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स का और अधिक टकराव होता है। इससे और अधिक इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होते हैं और इस वजह से एक श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। इसकी वजह से बादल की ऊपरी परत धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है, जबकि मध्य परत ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जनरेट हो जाते हैं और इससे दोनों परतों के बीच अत्यधिक विद्युत विभवांतर बन जाता है। इस विभवांतर की वजह से विद्युत धारा का निर्माण होता है और क्योंकि पृथ्वी विद्युत की सुचालक है, इसलिए लगभग 15 से 20% आकाशीय बिजली की दिशा
पृथ्वी की ओर मुड़ जाती है। मेंस में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को जानना आपके लिए जरूरी है और साथ में ये जानना भी जरूरी है कि सरकार ने इस संबंध में क्या क्या पहलें की हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा तड़ित झंझा और इससे संबंधित मौसमी परिघटनाओं के लिए 5 दिन पहले ही पूर्वानुमान और चेतावनी जारी की जाती है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क स्थापित किया गया है। आकाशीय बिजली की सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM ने दामिनी लाइटनिंग ऐप विकसित किया है। राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इसके संबंध में एडवाइजरी भी जारी की जाती है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने लाइसेंस परीक्षा के बाद डॉक्टर्स के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए। NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन पर 3 मसौदा दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया है। वर्तमान में सभी डॉक्टर्स को अपने अपने राज्य चिकित्सा परिषदों में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बिना वे मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और आइए अब जानते हैं इन मसौदा दिशा निर्देशों के तहत मुख्य प्रावधानों के बारे में। लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन 2022 ये डॉक्टर्स के लिए एक डायनेमिक नेशनल मेडिकल रजिस्टर बनाने का प्रावधान करता है। प्रत्येक डॉक्टर को एक विशिष्ट पहचान पत्र दिया जाएगा। इसे एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। मेडिसिन की प्रैक्टिस का लाइसेंस NMC द्वारा जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत में मेडिकल ग्रेजुएट्स कई शर्तों को पूरा करने के बाद ही मेडिसिन प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस प्राप्त करने और रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होते हैं। इन शर्तों में शामिल है मान्यता प्राप्त कॉलेज से MBBS की डिग्री, 1 साल के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप और नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी नेक्स्ट पास करने पर ही उन्हें रजिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट भारत में मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रस्तावित परीक्षा है। विदेशों से मेडिसिन ग्रेजुएट्स की डिग्री प्राप्त किए डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। दूसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशंस 2022। ये NMC कानून के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए अतिरिक्त योग्यता यानी कि प्राथमिक चिकित्सा योग्यता के अलावा अन्य योग्यता की पहचान करता है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आदि। और तीसरा दिशा निर्देश है भारत में मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए विदेशी चिकित्सा पेशेवरों का अस्थायी रजिस्ट्रेशन। स्वास्थ्य मंत्रालय की बजाय NMC अब ऐसे डॉक्टर्स को अस्थायी रजिस्ट्रेशन प्रदान करेगा। ये व्यक्तिगत और संस्थागत स्पॉन्सर के लिए भी मानदंड निर्धारित करता है। स्पॉन्सर्स को मेडिसिन की प्रैक्टिस करने वाले पेशेवरों के आचरण के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। अगली खबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। अब से केवल भारतीय संस्थाएं ही मैपिंग और स्थलीय सर्वेक्षण कर सकती हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया है कि केवल भारतीय संस्थाओं को ही मोबाइल मैपिंग और स्ट्रीट व्यू सर्वे करने की अनुमति दी जाएगी। भारतीय अधिकार क्षेत्र में आने वाले समुद्री जल के मामले में भी ये शर्तें लागू होंगी। वर्ष 2021 में जारी मानचित्रों सहित जियो स्पेटियल डेटा और जियो स्पेटियल डेटा सेवाओं की प्राप्ति और सृजन के लिए दिशा निर्देश में भारतीय संस्थाओं को परिभाषित किया गया है। ये दिशा निर्देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। जियो स्पेशल डेटा वो जानकारी है जो पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट किसी स्थान पर वस्तुओं, घटनाओं या अन्य विशेषताओं का वर्णन करती है। जियो स्पेटियल डेटा 2 तरह का होता है। वेक्टर डेटा, ये डेटा भौगोलिक विशेषताओं की अवस्थिति और आकार को दिखाने के लिए ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करता है। इसमें बिंदु, रेखाएं और बहुभुज शहरों, सड़कों और जलमार्ग जैसी चीजों को दिखाने के लिए संकेत का काम करती है। और दूसरा डेटा होता है रेस्टर डेटा। ये एक डिजिटल इमेज जैसे स्कैन किए गए मैप या फोटोग्राफ के माध्यम से डेटा को प्रदर्शित करता है। ये एक इमेज के साथ पिक्सल या ग्रिड के रूप में डेटा रिकॉर्ड करने के लिए सेल आधारित फॉर्मेट का उपयोग करता है। जियो स्पेटियल डेटा का काफी महत्व है। ये अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ प्रदान करेगा। साथ ही ये देश में नवाचार को भी बढ़ावा देगा। यह आपातकाल में सहायता पहुंचाने या उचित प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहने में मदद करेगा। भारत वर्तमान समय में मैपिंग प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के लिए विदेशी संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर है। इसलिए ये आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022। संसद ने दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके पास होने से अब कैदी पहचान कानून 1920 निरस्त हो जाएगा। इसमें दोषी, गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के रेटिना और आइरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूनों के संग्रह, भंडारण और विश्लेषण की अनुमति प्रदान की गई है।
अगली खबर है केंद्रीय तिब्बती राहत समिति से। केंद्र सरकार ने दलाई लामा की CTRC यानी सेंट्रल तिब्बतियन रिलीफ कमेटी को 40 करोड़ रुपए अनुदान सहायता प्रदान करने वाली योजना को फिर से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। वर्ष 1981 में गठित CTRC एक गैर लाभकारी संगठन है। ये भारत, नेपाल और भूटान में निर्वासित तिब्बती शरणार्थियों के कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समर्पित है। CTRC भारत में सोसाइटी पंजीकरण कानून 1860 के तहत पंजीकृत है। CTRC केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के डिपार्टमेंट ऑफ होम की एक राहत शाखा है। इसमें भारत, नेपाल और भूटान में तिब्बती बस्तियों के सदस्य शामिल हैं। वर्ष 1959 में दलाई लामा ने तिब्बत के निर्वासित प्रशासन की स्थापना की थी। तिब्बत के निर्वासित प्रशासन का नाम CTA रखा गया था, यानी केंद्रीय तिब्बती प्रशासन। ये समिति स्वतंत्र तिब्बती सरकार की सूचक है। अगला है जिला गंगा समितियां यानी डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज। जल शक्ति मंत्री ने DGCs की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है। गंगा नदी बेसिन के आसपास अवस्थित जिलों में DGCs का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों में जल और कचरा प्रबंधन तथा प्रदूषण रोकथाम में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। DGCs को सौंपे गए कार्यों की बात करें तो इसमें नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सृजित परिसंपत्तियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना शामिल है। गंगा और उसकी सहायक नदियों में गिरने वाले दूषित जल और अपशिष्ट की निगरानी करना शामिल है। साथ ही गंगा के कायाकल्प के साथ लोगों का मजबूत जुड़ाव स्थापित करना शामिल है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर DGCs के अध्यक्ष होते हैं। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। भारत द्वारा क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों की मेजबानी की जा रही है। इस बैठक के एक भाग के रूप में एनर्जी ट्रांजिशन, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन स्टील और हाइड्रोजन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। CEM 29 सदस्य देशों का एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है। ये मंच ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को आपस में साझा करके स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। ये क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में तीव्रता लाने के लिए विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कंपनियों को एक साझा मंच प्रदान करता है। राष्ट्रीय कैलेंडर। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाने की 65वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये शक संवत पर आधारित है। इसे सरकार द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ये कैलेंडर 78 ईस्वी में राजा शालिवाहन के सिंहासन ग्रहण करने पर आधारित है। इस कैलेंडर के तहत एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और वर्ष की शुरुआत चैत्र मास से शुरू होती है। इसके अंतर्गत नया साल एक सामान्य वर्ष में 22 मार्च से शुरू होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च से। इसे कैलेंडर सुधार समिति, जो कि मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में की गई थी, इनकी सिफारिश पर अपनाया गया था। इसका उपयोग भारत के राजपत्र, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार, जनता को संबोधित सरकारी समाचार और सरकार द्वारा जारी कैलेंडर में किया जाता है। सरस्वती सम्मान। वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान प्रोफेसर राम दरश मिश्र को उनके हिंदी काव्य संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को KK बिड़ला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था। सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। इस पुरस्कार के लिए पात्र भाषाएं भारत के संविधान में दर्ज 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। इनमें एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। तुर्की की राजधानी अंकारा है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए चुनाव से संबंधित कानूनों में बदलाव को मंजूरी प्रदान की है। तुर्की एक बड़ा प्रायद्वीप है। ये यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच सेतु के रूप में अवस्थित है। इसकी राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो उत्तर पश्चिम में ये बुल्गारिया और ग्रीस से जुड़ा है। पूर्व में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान इसके पड़ोसी देश हैं। दक्षिण में सीरिया और इराक तथा रूस, यूक्रेन और रोमानिया काला सागर के माध्यम से इससे जुड़े हुए हैं। तुर्की की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ डार्डनेल्स, मरमरा सागर और बॉस्पोरस जलडमरू मध्य तुर्की को यूरोप और एशिया के बीच विभाजित करते हैं। साथ ही ये काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ते हैं। तुर्की की सबसे बड़ी झील वॉन झील है। इसकी मुख्य नदियां हैं यूफ्रेटस, किजली-रमक और सकारिया। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट अरारत। और इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार,
थैंक्स फॉर लिसनिंग।